हेलो बच्चों, मेरा नाम है श्री मुर्गी श्री ऋषि केंद्रीय विद्यालय लातूर। आज हम 7वीं कक्षा की दूसरी जो कविता है फूल और कांटे, इस कविता के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। इस कविता की जो कवि है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। उनको हम हरि औंध भी कहते हैं। फूल और कांटे इस कविता की जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, उनका हम सबसे पहले परिचय लेंगे। उनका जन्म 1865 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1947 में हुई है। अगर उनका परिचय देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है इसकी हम जानकारी ले लेंगे। उन्होंने प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास और ऐसी बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी है। हिंदी में वे जाने माने कवि के रूप में माने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोल हिंदी के प्रारंभिक कवियों में एक प्रमुख उनको स्थान दिया गया है। वे हिंदी के एक आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। इसीलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी में एक श्रेष्ठ कवि के रूप में उनको माना गया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें और क्या बताना चाहते हैं यह भी हमें देखना बहुत जरूरी है। इस कविता का परिचय भी हमें करना बहुत जरूरी है। तो कवि इस प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य अगर किसी विशिष्ट कुल में जन्म लेता है, किसी बड़े घर में जन्म लेता है तो वह कोई मायने नहीं रखता है। अगर उसने बड़े घर में जन्म लिया है तो वह बड़ा नहीं बनता है, तो वह अपने कर्मों से ही वह अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है और इस समाज में वह एक तरीके से श्रेष्ठ बन पाता है। फूल और कांटे इस कविता के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। अगर कोई व्यक्ति उच्च यानी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है तो वह कोई मायने नहीं रखता है, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है यह यहाँ पर मान्य रखता है। और कवि हमें बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, हर एक पद के माध्यम से कि व्यक्ति को समाज में किस तरह से जीना चाहिए, लोगों के प्रति व्यवहार कैसे रखना चाहिए, तभी उसके कुल का नाम पूरे जग भर में रोशन होता है। यही कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस एक पद के माध्यम से इस कविता की जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले पद में उन्होंने हमें क्या बताया है वह हम देखेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पाला, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कभी हमें बताते हैं है जन्म लेते जगह में एक ही फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा दोनों को पालता है। एक छोटा सा उदाहरण देखो, आपने देखा है गुलाब का पौधा, गुलाब के पेड़ का जो पौधा होता है उसी को कांटा भी उसी पौधे पर होता है और फूल भी उसी पौधे पर होता है। यानी फूल और कांटा एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा करता है, इनका पालन पोषण करता है। एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखो, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यानी रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है पृथ्वी पर, तभी इन फूल और कांटे इन दोनों के ऊपर या दोनों के ऊपर समान रूप में वह चांदनी फैलाने का कार्य यह चंद्र करता है। यानी यही चांद रात के समय अपनी चंद्र रूपी प्रकाश फूल और कांटे इन दोनों के ऊपर समान रूप में फैलाने का कार्य वह एक तरीके से करता है। अगला पद अगर देखा जाए तो उसमें क्या कहा है, देखो, मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। कवि ने कितना सुंदर यहाँ हमें बताने का प्रयास किया है। देखो, मेघ यानी क्या, बादल। आप बादल आकाश में देखते हैं, मेघ उन पर है बरसता एक सा, यानी उन पर यानी क्या, फूल और कांटे इन दोनों के ऊपर जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तब फूल और कांटे इन दोनों के ऊपर समान रूप से बरसाते हैं। वो कांटा है, वो फूल है, इसको बारिश देनी चाहिए, इसको बरसात देनी चाहिए, इसको बरसात नहीं देनी चाहिए, ऐसा भेदभाव न करते हुए
जब इस पृथ्वी पर हवा बहती है, जब प्यारी सी हवा बहती है, तब दोनों के ऊपर एक समान रूप से वह हवा बहती है। यह कांटा है, यह बुरा है, यह फूल है, यह बहुत अच्छा है, इसके ऊपर दोनों के भी ऊपर हवा एक समान बहती है। कोई अच्छा या कोई बुरा ऐसा नहीं देखा जाता है। कवि ने क्या कहा है, पर सदा ये यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि कहते हैं पर हमेशा यह देखा गया है, फूल और कांटे के बारे में यह देखा गया है। अयोध्या सिंह जी कहते हैं फूल और कांटे के बारे में यह देखा गया है कि कांटा और फूल हमेशा यही दिखाते हैं कि उनके ढंग यानी उनका स्वभाव एक जैसा कभी भी नहीं है। उनका स्वभाव भिन्न है और वह एक जैसे परिस्थितियों में पलकर भी, एक ही जगह पर पलकर भी, बड़े होकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर वह भिन्न भिन्न है। एक जैसा उनका स्वभाव नहीं है। उनका स्वभाव ढंग यानी क्या है, स्वभाव, वह एक जैसा नहीं है, वह भिन्न है। आप देखते हैं कांटा और फूल, उन दोनों को एक जैसी हवा मिल रही है, एक जैसी बारिश मिल रही है, एक जैसा चंद्रमा का प्रकाश मिल रहा है और एक तरीके से वह दोनों एक जगह पर ही पाल पोस कर बड़े हो चुके हैं। फिर भी कांटे का स्वभाव अलग है और एक तरीके से फूल का भी स्वभाव अलग है। हम देखते हैं समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, एक जगह पर जन्म लेते हैं, इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। छोटा सा उदाहरण अगर देखा जाए तो देखो, बहुत से लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते, सब लोग पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन कोई कांटे जैसा होता है तो कोई फूल जैसा होता है, कोई कांटे जैसा व्यवहार करने लगता है तो कोई फूल जैसा व्यवहार करने लगता है। सब लोगों को एक जैसी हवा मिलती है, दूसरी बारिश मिलती है, एक ही पृथ्वी पर सबने जन्म लिया है, लेकिन कुछ लोग अच्छाइयों की ओर बढ़ते हैं तो कुछ लोग बुराइयों की ओर बढ़ते हैं। तो कवि भी हमें इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, हमें क्या करना है, फूल बनना है या कांटा बनना है। यह इन फूल और कांटे के माध्यम से हमारे जीवन पर प्रकाश डालने का कार्य कवि ने यहाँ पर किया है। आगे हमें देखना है, कवि आगे पद में हमें बताते हैं कांटे के कौन कौन से गुण हैं और फूल के कौन कौन से गुण हैं। इन दोनों की भी जानकारी उन्होंने हमें बताने का प्रयास आगे के पद में की है। समाज में ऐसे लोग आपने देखे हैं, कांटे जैसे लोग हैं, लोगों को वह कांटा लोगों को जैसे चुभता है, वैसे ही कुछ लोग समाज में एक तरीके से गंदगी फैलाने का कार्य करते हैं। वही फूल उसी लोगों को सुगंध देने का कार्य करता है, वैसे ही कुछ लोग इस दुनिया में सब लोगों को प्रेम देने का भी कार्य करते हैं। आगे का पद हमें देखना है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तक। यह एक सुंदर पद है। इस पद के माध्यम से कवि ने कांटे के अंदर जो कुछ भी गुण है वह हमारे सामने, समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। जैसे हमारे समाज में भी कांटे के जैसे लोग हैं जो समाज में रहकर समाज के लोगों को घायल करने का काम करते हैं, वैसे ही कांटा जो है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटा क्या करता है, किसी की उंगलियों को छेद कर उसे घायल कर देता है, उसे दुख देने का कार्य करता है। वही कांटा, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, यानी वही कांटा किसी की उंगलियों को छेद कर, होल बनाकर, छेदना यानी होल बनाकर, उंगलियों को होल बनाकर उसे घायल कर देता है और किसी को वह एक तरीके से फाड़ देता है किसी का वरवसन। वर यानी देखो यहाँ पर वर यानी श्रेष्ठ, वसन यानी वस्त्र। वही कांटा किसी की उंगलियों को छेद देता है, उंगलियों को काट देता है, तो वही कांटा किसी के वर यानी सुंदर श्रेष्ठ वसन यानी वस्त्रों को फाड़ देने का कार्य वही कांटा करता है। किसी की उंगलियों को छेदता है तो किसी के कपड़ों को, वसन यानी वस्त्र, वर यानी श्रेष्ठ ऐसे सुंदर ऐसे कपड़ों को फाड़ देने का कार्य वह वही कांटा करता है। अगर कोई कांटों में से गुजर रहा है तो उसके कपड़ों को वह कांटा फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तक। देखो कांटे में कौन कौन से गुण हैं, कांटे में कौन से बुरे गुण हैं, यह
इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास कवि हमें कर रहे हैं। कवि कहते हैं प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। जो तितलियां यानी कौन? फुलपाखरू, वह प्यार में डूबकर फूलों के पास आने लगते हैं। प्यार में डूबकर फूलों के पास आने लगते हैं, उसका मध चूसने के लिए वहां पर आते हैं। तो वही कांटा जब तितलियां उसी फूल पर आकर बैठते हैं, तभी उनके पर यानी पंखों को काटने का कार्य वह करता है। इतना बुरा गुण इस कांटे में। प्यार में डूबी हुई तितलियां जब फूल पर आकर बैठती है, मध चूसने लगती है, तभी उसके पर यानी पंखों को वह काट देता है, कतरता है। भौर का है वेद देता शामतन। भौर यानी क्या? भौर यानी भौरा, तो यानी शरीर। भौरों के शरीर को एक तरीके से वह वेद यानी छेदने का भी कार्य करता है। उसी फूल पर भौरा घूमता हुआ मध चूसने के लिए आता है। वही कांटा उसी के शरीर को क्या करता है? तन यानी शरीर को छेदने का कार्य वो एक तरीके से काटा करता है। वेदना यानी छेद देना, उसी के शरीर को वह वेदना देता है, छेद देता है, उसको घायल कर देता है। यही बुरा गुण इस कांटे में। हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों को दुख देने का, छेद देने का कार्य ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोगों को हमें समाज में से बहिष्कृत कर देना चाहिए। उन्हें पहले समझा बुझाकर समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो उनसे हमें दूर रहना है और इस समाज से उन्हें हमें दूर करने का प्रयास भी करना है। अगले पद में कवि ने हमें क्या बताया है वह भी देखना बहुत जरूरी है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। कवि कहते हैं फूल लेकर तितलियों को गोद में। जब फूल तितलियां यानी फुलपाखरू इनको अपने गोद में लेता है, प्यार से अपने गोद में लेता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, यही फूल तितलियों को, फुलपाखरों को अपने प्यार से अपने गोद में लेता है और अपना एक तरीके से वह जो मधु रस होता है वो उनको देने का प्रयास करता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला। भौर यानी भौरों को अपना अनूठा यानी निराला, सबसे अलग मीठा रस पिलाने का कार्य यह फूल करता है। आपने देखा है जो मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती है, वो कहां से मध लाती है? इन्हीं फूलों में से वह मध चूसकर अपना छत्ता मधुमक्खियां बनाती है। यह भौरा वैसे ही यहाँ पर यह भौरा फूलों में से अपना वहां से रस चूसकर चला जाता है, तभी यही फूल उसी भौरों को अपना अनूठा रस पिलाने का कार्य यही फूल करता है। तितलियों को अपने प्यार से गोद में लेता है। देखो यहीं पर आपको फर्क देखने को मिलता है। वही कांटा क्या कर रहा है? इसी तितलियों को उसी फूल पर बैठने के बाद छेदने का यानी उनके पर यानी पंख काटने का कार्य करता है। तो वही फूल इन्हीं तितलियों को प्यार से अपने गोद में बिठाकर रस पिलाता है। वही भौरा जब फूल पर आकर बैठता है तो वह कांटा उसको क्या करता है? छेदने का, वेदना देने का कार्य करता है। तो वही फूल अपने गोद में लेने के बाद अपना अनूठा रस पिलाने का कार्य यहाँ पर करता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कवि जी की खिला। कवि ने इस पद के माध्यम से हमें बताया है जो यही जो फूल है, फूल के अंदर के गुण इस पद के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं। कवि बताते हैं निज यानी क्या? अपना। निज सुगंध और निराले रंग से, यही फूल अपने अलग अलग रंगों से, अपने अलग अलग सुगंधों से, यही फूल अपने अलग अलग रंगों से और अपने अलग अलग सुगंधों से सबको खुश कर देता है, सबको प्रसन्न कर देता है। अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों से, निराली छटा से, निराले रंगों से सबको क्या करता है? प्रेम देता है, सबको प्रसन्न करता है। हे सदा देता कली जी की खिला। जी की कली खिला, जी यानी मन। देखो यह एक मुहावरा है, जी की कली खिलना यानी खुश होना। कवि कहते हैं यही फूल अपने अलग अलग रंगों से, अलग अलग सुगंधों से बागों में और अपने घरों में क्या सुगंध फैलाता है और जी की कली खिलना यानी सबको
वह प्रसन्न करता है और आनंद देता है। यही एक उत्तम गुण इस फूल में है। वैसे ही हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो समाज के प्रति अपना कुछ ना कुछ कर्तव्य समझकर समाज के प्रति कुछ कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे फूल तितलियों को गोद में लेता है, घोड़ों को रस पिलाता है और सबको अपना सुगंध फैलाने का कार्य करते हैं, वैसे ही समाज में कुछ लोग होते हैं जो सबको क्या करते हैं, क्या समाज में अच्छे गुण, समाज में अच्छे कार्य करते हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। वैसे कांटों की तरह वह किसी को घायल न करते हुए वह अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। समाज में भी कांटे के जैसे लोग होते हैं और फूल के जैसे लोग होते हैं। ऐसा कांटा समाज में यानी लोगों को घायल करता है, तो वैसे ही फूल सबको प्रेम देता है। वैसे ही समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं, सब किसी को घायल करते हैं तो कुछ लोग किसी को प्यार देकर अपनाने का कार्य करते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए, कवि फूल और कांटे इस कविता के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, हमें फूल बनना है या कांटा बनना है। अगर फूल बनोगे तो समाज आपको श्रेष्ठ मानेगा, कांटा बनोगे तो आपको फेंक दिया जाएगा। तो यह आपके ऊपर निर्भर है बच्चों, आपको यह जान लेना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यही बताया है, फूल और आपको फूल बनना है या कांटा बनना है। जो आखिरी पद है, इस पद में कवि हमें और क्या समझाना चाहते हैं वह भी देखना बहुत जरूरी है। खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। सुंदर कहा है कवि ने यहाँ पर। कवि कहते हैं, हे खटकता एक सबकी आंख में, एक यानी कौन, कांटा, जो वही कांटा सबकी आंखों में खटकता है, सबको बुरा लगता है। खटकना यानी बुरा लगना, वही कांटा समाज के सभी लोगों को बुरा लगता है, सबके आंखों में खटकने लगता है, क्योंकि वो बुरे कार्य करता है, बुरे कर्म करता है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, दूसरा यानी कौन, फूल, वही फूल सबको प्रिय होता है। दूसरा है सोहता सूर्य शीश पर। देखो सोहता, सोहना यानी शोभा देना, सूर्य यानी देवता, शीश यानी एक तरीके से शीश यानी सिर पर। वही फूलों को भगवान के, सूर्य यानी भगवान के, शीश यानी सिर पर रखा जाता है और वही क्या करता है, सोहता यानी शोभा बढ़ाने का कार्य करता है। उसी फूलों को भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है, तो वही उसी कांटे को लोगों की आंखों में खटकने से उसे बाहर फेंक दिया जाता है। वही फूलों को, वही फूल अच्छा कार्य करता है, इसीलिए उसको भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है, तो उसी कांटे को रास्ते पर कचरा कुंडी में फेंक दिया जाता है और उसी फूल को भगवान के सिर पर श्रेष्ठ मानकर भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो लोग आपको अपना मानेंगे, अगर बुरा कर्म करोगे तो आपको आपसे दूर भगा देंगे। इसीलिए सबके मन में रहने के लिए सबके प्रति अच्छा भाव रखो, सबके प्रति प्रेम आपको रखना है। कांटे के प्रति अगर आप व्यवहार लोगों से करेंगे तो लोग आपको आपके पास आने नहीं देंगे, आपको फेंक देंगे। और अगर आप फूलों के प्रति व्यवहार रखेंगे तो आपको सिर पर चढ़ाकर रखेंगे। जैसे फूलों को भगवान के सिर पर, यही फूल भगवान के सिर पर रखने के बाद शोभा बढ़ाता है, वैसे ही आपको समाज में श्रेष्ठता मिल सकती है। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कहते हैं, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर आप अच्छे कुल में आपने अगर जन्म लिया है, अच्छे कुल में अगर आपने जन्म लिया है, उस कुल का अगर नाम, उस कुल यानी अपना जहां पर आपने जन्म लिया है, उसी कुल का अगर खानदान का नाम अगर रोशन करना है तो आपको कोई ना कोई अच्छा कार्य करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बड़प्पन यानी क्या, महत्व, कसर यानी कमी। अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो
कोई भी कमी आप में नहीं रहेगी। अगर आप कुछ भी कर्म नहीं करोगे अच्छा, अगर आप में कुछ कमियां हैं तो आप किसी भी कुल में अगर आपने जन्म लिया हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। बड़ाई बड़प्पन यानी बड़ाई, अगर आपने किसी भी कुल में जन्म लिया हो तो उसका कोई भी महत्व नहीं माना जाता है। अगर आप कुछ अच्छा कार्य करोगे, समाज के प्रति कार्य करोगे, अपने घर के प्रति कार्य करोगे, तभी आपको समाज में एक तरीके से अच्छी मान्यता मिलेगी और आप समाज में श्रेष्ठ माने जाओगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पूरे पद खत्म होते हैं। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, यह भी जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या से उपाध्याय जी हरिओं जी हमें कहते हैं हमें दूसरों के प्रति व्यवहार उचित रखना चाहिए, और अगर हमने किसी भी कुल में जन्म लिया हो, वह कौन सा भी कुल हो, अगर आपने अच्छे कुल में जन्म लिया हो वह कोई मायने नहीं रखता है। आपका कर्म, आप कैसे कर्म करते हो, यह इस दुनिया में मायने रखता है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छा कार्य करोगे, तभी आपको समाज में मान्यता मिलेगी। अगर और दूसरों के प्रति आपको व्यवहार भी अच्छा रखना है। फूल और कांटे, इन दो उदाहरणों के माध्यम से, फूल और कांटे, इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से कवि समाज के प्रति आपको क्या क्या करना है यही बताने का प्रयास इस कविता में किया है। ये आपको बताना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, क्या बनना है और क्या नहीं, फूल बनना है या कांटा बनना है, इन दोनों में से क्या बनना है ये आपके ऊपर निर्भर है। बच्चों इतना याद रखो, आप कौन से भी घर में जन्म लिया हो, आप कहेंगे सर हम बड़े घर में जन्म हमने लिया है, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप समाज में पूछा जाता है तुम अब क्या करते हो, कर्म कैसे करते हो, कौन सा कर्म करते हो, अच्छा कर्म करते हो या बुरा करते हो। अगर अच्छा करोगे तो लोग आपको आपके पास बुलाएंगे, आपको मान्यता देंगे, आपको श्रेष्ठ मानेंगे, अच्छा है कहेंगे। अगर आप बुरे कर्म करते रहोगे तो आपको समाज में मान्यता नहीं मिलेगी, कांटे की तरह आपको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, आपको कोई भी समाज में ठीक से बातें भी नहीं करेगा। यही इस कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हमें बताना चाहते हैं। समझ में आया? आप सभी को समझ में आया होगा। इस कविता में यही पूरे शब्दार्थ और यही कविता का परिचय हमें बताया गया है। तो ठीक है, आप सभी को इस कविता का ठीक से 2 बार पठन करना है और आप सभी इसका पठन करते हुए 2 बार इसको लिखना है।